वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 82 लगाते हैं। 81 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे अभी तक। जो 81वां टेस्ट था वो मॉडर्न हिस्ट्री का था। ठीक है, उसमें स्टार्ट किया था हमने एक टॉपिक, भारत पर ब्रिटिश विजय। ये उसका पार्ट 2 है, मतलब भाग 2 है उससे रिलेटेड प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठगों का दमन करने वाला वॉरेन हेस्टिंग था, घेरे की नीति लाने वाला स्लीमैन था। बताइए कौन सा करेक्ट है। ठगों का दमन करने वाला स्लीमैन था और घेरे की नीति लाने वाला था वॉरेन हेस्टिंग। दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, गवर्नर थे ये और इनकी नीतियां थी कुछ, जैसे ठगों का दमन किसने किया? स्लीमैन ने। घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग किया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और व्यक्तिगत नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। टेलीग्राफ लाइन बिछाने वाला डलहौजी। रेल लाइन चलाने वाला डलहौजी। ये सब याद रखिएगा। सहायक संधि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 बताना कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, इस संधि के अनुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। राज्य को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होगा और राज्य की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की। तीनों करेक्ट हैं बिल्कुल। ये डी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अन्य क्या क्या शर्तें थी सहायक संधि की? सहायक संधि किसकी? वेलेजली की। अन्य शर्तें थी इसकी, राज्य जो है युद्ध या संधि से पहले कंपनी से विचार करेगा। ठीक है, या करेंगे। कई सारे राज्य थे ना। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे। कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा लिखा था, करती थी लेकिन। अब देखिए, सबसे पहले सहायक संधि, इस संधि के द्वारा जो है हैदराबाद के निजाम से की गई। ये जो संधि थी कब की गई? 1798 में सबसे पहले संधि हैदराबाद के निजाम से की गई, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, जैसा कि पता चला आपको कि सहायक संधि हैदराबाद के निजाम से की गई सबसे पहले तो, लेकिन निजाम तो सारे ऑप्शंस में है। निजाम के बाद किससे की गई? मैसूर से की गई। मैसूर के बाद तंजौर से की गई, फिर तंजौर के बाद अवध से की गई। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले सहायक संधि जो है 1798 में हैदराबाद के निजाम से की गई, फिर मैसूर से की गई 1799 में, फिर तंजौर से की गई 1799 में ही, उसके बाद अवध से की गई 1801 में। ठीक है, उसके बाद पेशवा से की गई, बराड़ के भोसले से की गई, सिंधिया, जोधपुर, उसके बाद जयपुर आदि। ठीक है, यही क्रम है। देखिए, इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला था, लेकिन भारतीय रियासतों को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। यहाँ सी होना चाहिए ना, डी कहाँ से आ गया ये? ठीक है, हैदराबाद, मैसूर मतलब निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध। निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध। सी, सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्यक्तिगत नीति के द्वारा जिन राज्यों का विलय कंपनी के साम्राज्य में किया गया उनका सही क्रम बताइए। वो थी सहायक संधि, यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की। वो थी वेलेजली की, यह है डलहौजी की। बताइए। राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत नीति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले इसमें मिलाया गया था सतारा को, महाराष्ट्र का सतारा। तो संबलपुर वाला ये गलत हो जाएगा। सतारा के बाद था जैतपुर, जैतपुर के बाद संभलपुर, फिर झांसी आ जाएगा और फिर नागपुर। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जिन राज्यों या रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से? सतारा सबसे पहले 1848 में, याद रखना, पूछ लेते हैं इसको। उसके बाद जैतपुर, फिर संभलपुर। जैतपुर संभलपुर कब? अगले ही साल 1849 में।
उसके पास बघाट, उसके बाद बघाट 1850 में अगले ही वर्ष, फिर 2 वर्ष बाद उदयपुर, फिर 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। लेकिन बघाट उदयपुर तो ऑप्शन में है नहीं ना, इसलिए झांसी और नागपुर का क्रम सही होगा, यही होगा आंसर। निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, उसकी पहचान करनी है। सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। सबसे पुराना। सहायक संधि अवध के नवाब सादत खां के समय में हुई थी। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। अवध का अंतिम नवाब शुजाउद्दौला था। देखिए कई बार बताया है, अवध का अंतिम नवाब कौन था, ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए राज्यों में अवध जो है सबसे पुराना राज्य था। अवध के नवाब सादत खां के समय सहायक संधि हुई थी। क्या समय है इसका, 1798 से लेकर 1814। जब तक अंग्रेजों का मराठों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया तब तक अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, याद रखना। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। जिस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी उस समय भारत की सीमा पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा और अफगानिस्तान मुख्य देश थे। इन देशों में से अंग्रेजों ने नेपाल के साथ 1816 में संधि की थी। करेक्ट है क्या, 1816 में नेपाल के साथ की थी या तिब्बत के साथ की थी? नेपाल के साथ ही की थी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए जिस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी उस समय भारत की सीमा पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा और अफगानिस्तान मुख्य देश थे। भारतीय शासकों के इन देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, परंतु अंग्रेजों ने बारी बारी इनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी और वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1816 में नेपाल, 1855 में बर्मा, 1904 में तिब्बत और 1922 में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। निम्नलिखित में से किस संधि के बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल अंग्रेजों को प्राप्त हुए? कौन सी संधि थी जिसके बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल अंग्रेजों के हो गए? सालबाई की संधि नहीं थी, श्रीरंगपत्तनम की संधि नहीं थी, बर्मा की संधि नहीं थी, ये थी सुगौली की संधि। इम्पोर्टेंट है। तो सुगौली की संधि मार्च 1816 में नेपाल तथा अंग्रेजी साम्राज्य के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत अंग्रेजों को सिक्किम, शिमला, मसूरी और नैनीताल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग तथा भारी मात्रा में गोरखा सैनिक भी उपलब्ध हो गए। ठीक है, वो कई चीज़ें बना के गए हैं अंग्रेज इन सारी जगह पर, सिक्किम में भी, शिमला में भी, मसूरी में भी और नैनीताल में भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है इनमें? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेज तथा बर्मा सरकार के मध्य यांडबू की संधि संपन्न हुई। इस संधि के तहत मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। किस संधि के तहत? यांडबू की संधि के तहत। यांडबू की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। वृद्धि हो गई या कम हो गई थी? यह संधि ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के मध्य हुई थी। देखिए जो ऊपर लिखा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी पहला अंग्रेजों और बर्मा के मध्य होने वाला युद्ध, उसके पश्चात अंग्रेज तथा बर्मा सरकार के मध्य यांडबू की संधि संपन्न हुई। तब ये ब्लंडर मिस्टेक क्यों है यहाँ पर? यह संधि ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के मध्य संपन्न हुई थी, गलत है। ठीक है, या तो ये गलत है या डी गलत है, लेकिन पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, डी गलत है। मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। तो यांडबू की संधि अंग्रेजी सरकार और बर्मा के बीच हुई थी। तो यांडबू की संधि हुई थी 24 फरवरी 1826 को। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेज तथा बर्मा सरकार के मध्य। इसके तहत मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए भी दिए। यांडबू की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार ने एमहर्ट्स को अर्ल ऑफ अराकन की उपाधि प्रदान की।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यंग हस्बैंड अभियान का संबंध किस देश से था? किस देश से था यंग हस्बैंड अभियान का संबंध? तिब्बत से। तो लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन तिब्बत भेजा, जिसका उद्देश्य था तिब्बत के क्षेत्र पर अंग्रेजी प्रभाव को बढ़ाकर रूसी प्रभाव को कम करना। विभिन्न प्रयासों के बावजूद दलाई लामा ने अंग्रेजी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या? तिब्बती सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य गुरु नानक स्थान पर युद्ध छिड़ गया तथा ल्हासा की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। एक डॉगी है ल्हासा, ये वही ल्हासा है, तिब्बत का ओरिजिन है, वो बालों वाला कुत्ता ल्हासा एप्सो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। 1855 में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय या अत्याचार के खिलाफ पहाड़ी जनता ने एकजुट होकर उनके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल कहाँ फूंका था? कहाँ फूंका था बताइए। यहाँ फूंका था और यहाँ फूंका था। बंगाल का मुर्शिदाबाद और बिहार का भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए। और किसकी बात हो रही है? संथाल विद्रोह की। तो देखिए, वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय या अत्याचार के शिकार पहाड़िया जनता ने एकजुट होकर उनके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसे पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया झगड़ा कहते हैं। पहाड़िया भाषा में झगड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्रोह। यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जनसंग्राम था। और किसकी बात कर रहे हैं हम? संथाल विद्रोह 1855 की। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम एक बार। अगले टेस्ट में कंटिन्यू करेंगे कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को और 1857 की क्रांति का विद्रोह। ठीक है।